गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं बेटा। आज हमें क्या पढ़ना है? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स एंड वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। लास्ट क्लास में हमने रोटेशनल एनर्जी स्पेक्ट्रा पढ़ा था फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आज हमें पढ़ना है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स या फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। देखो, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में अब तक तो पता चल गया होगा, जिसके डायटोम यानी कि दो एटम हो उसके पास। ठीक है, ये समझ सकते हो। एक सेकेंड मैं बताती हूँ। जैसे ये है अपने पास, ये अपने पास ये लगा लो, ये बीच से जो स्ट्रिंग है उससे बंधे हुए हैं। एक हमारा एटम यहाँ पे है, एक एटम हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पढ़ने हैं, मतलब वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पढ़ना है। वाइब्रेशन मतलब ये जो पार्टिकल है, अब ये यहाँ पे अपनी मीन पोजीशंस हैं, तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है ऐसे 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 वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजीशंस के अराउंड। ठीक है, रोटेशन में क्या कर रहे थे, ये इनकी रोटेशनल एक्सिस ली थी हमने इसके, और वहाँ पर ये क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे। उसके कारण हमने उसका स्पेक्ट्रा या फिर एनर्जी लेवल्स फाइंड आउट किए थे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट रोटेट करेंगे। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे ना, वो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा करेंगे, मतलब जिसमें वाइब्रेशन भी हो रोटेशन भी हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाइब्रेट करेंगे ये अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट। मान लो अभी यहाँ पे हैं, जब इनकी वाइब्रेशन हो रही है, मान लो किसी पॉइंट पे, देखो अभी यहाँ पे हैं ये दोनों, तो इनके बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया r0। मान लो ये वाइब्रेशंस करते टाइम थोड़े दूर हो गए, तब वाला केस मैं कंसीडर कर रही हूँ, तो वो डिस्टेंस ले लिया मैंने r। ठीक है, डायटोमिक पता चल गया, दो एटम हो जिसमें एक का मास है m1, एक का मास है m2। जैसे HCl कंसीडर किया था, उसमें हमने HCl। ठीक है, तो अपने पास हाइड्रोजन और क्या था, क्लोरीन, अलग अलग एटम थे। ठीक है, तो इसी तरह अपने पास एक ये m1 है, ये m2 है। जब अपनी वो मीन पोजीशन के अबाउट जब उन्होंने स्टार्ट किया तो r0 है, मतलब ये लगा लो अभी ये वाइब्रेट नहीं करना शुरू किया, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r0। जब ये वाइब्रेट कर ले, माने थोड़ी दूर पहुंचे, उस सिचुएशन को हम कंसिडर करें, तो उनके बीच का डिस्टेंस आ गया r। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, r माइनस r0। ठीक है, अब देखो, जब पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, बेटा ध्यान से सुनते रहना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, समझने की कोशिश करोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको समझा पाऊँ। देखो, जब वाइब्रेट करेंगे ना तो पार्टिकल्स, देखो भाई, यहाँ पे दो एटम्स हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब भी इनको छोड़ो, एक कॉन्सेप्ट समझो। मान लो कोई भी चीज़ है, उसको ऐसे स्ट्रेच करते हैं, स्प्रिंग है, उसको ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की जो वो कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब हमने उस पर फोर्स लगाया, उसको खींचा, तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आया। लेकिन जो उसके पार्टिकल्स है अंदर वाले, वो उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर एक फोर्स क्रिएट होगा जिसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स जो उसकी ओरिजिनल पोजीशंस में लाने की उन पार्टिकल को कोशिश करता है, उसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसी तरह इसमें भी जब ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पे क्या है, एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, वो उन पार्टिकल को ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बेटा ये तुमने हुक्स लॉ वगैरह में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी आता है, 11th 12th में भी आता है, 11th में आता है आई थिंक। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा, लेकिन नहीं पता है तो अभी सुन लो कि रेस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो उन पार्टिकल्स को वापस, यानी कि जितना मैंने फोर्स दिया वो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको लाने के लिए। मान लो स्ट्रेच बैंड होता है, उसको मैंने ऐसे खींचा, तो स्ट्रेच बैंड के जो पार्टिकल्स हैं अंदर वाले, उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जो ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, यानी कि जो पार्टिकल अंदर से उस पर फोर्स लगाते हैं। मान लो ये इस टाइप का एक स्ट्रेच बैंड था, ये कुछ स्ट्रेच बैंड है, यहाँ से आपने पकड़ के इसको खींचा। ठीक है, यहाँ से आपने खींचा तो इधर आपने फोर्स लगाया, इधर भी आपने फोर्स लगाया, तो इसके जो पार्टिकल है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे जिसे हम बोलेंगे रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो वही रेस्टोरिंग फोर्स है। वो जो रेस्टोरिंग फोर्स है, जितनी इन्होंने डिस्प्लेसमेंट की है, इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी की है, r माइनस r0, वो जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है उसके ही क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बात आपको समझ आ गई तो क्या है, लेट अस कंसीडर द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। वाइब्रेशनल मोशन मतलब अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वो वाइब्रेट कर रहे हैं। दैट इज, लेट m1 एंड m2 बी द masses ऑफ द एटम्स forming the diatomic molecules. Let the atoms are separated. ठीक है बेटा, तो क्या है, लेट अस कंसीडर द वाइब्रेशन मोशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दैट इज m1 एंड m2 बी masses ऑफ द एटम्स फॉर्मिंग द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स।
ठीक है। लेट एटम्स आर सेपरेटेड बाय अ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आर नोट, मतलब जब वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पे है तो उन दोनों पार्टिकल या फिर उन दोनों एटम के बीच का जितना डिस्टेंस है वो है आर नोट। As the molecule vibrate along the line joining the atom, the distance between them is changes। वो जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है कितना, r से r नोट पर। मान लो जब वाइब्रेट हो रहे हैं थोड़ी दूर गए हैं तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है वो क्या है, r है, ठीक है। तो द सेपरेशन बिटवीन द एटम्स r, ठीक है, कितने से चेंज हो रही है, r से। देन रीस्टोरिंग फोर्स, मैंने बताया जब वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो रीस्टोरिंग फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट कितना है, r माइनस आर नोट, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r माइनस आर नोट। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक माइनस आ रहा है। अच्छा, माइनस क्यों आ रहा है ये भी समझने की कोशिश करो। देखो भाई, ये पार्टिकल्स हमारा सिचुएट हुआ तो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, हमने बाहर खींचने के लिए फोर्स लगाया था, ठीक है। फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, तो मान लो ये डिस्प्लेसमेंट x हुई थी तो f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x आता है, तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं। यहाँ पे k क्या था, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या आ गया, f इज इक्वल टू के आर माइनस का आर नोट, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अच्छा, मैं मान लेती हूँ कि r माइनस आर नोट जो है वो x के इक्वल है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एक्स, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया नाम, ठीक है। तो क्या होगा, as m1 and m2 are the masses of the two atoms forming the diatomic molecules, so reduce mass mu of the molecules is given by। देखो भाई, ये रिड्यूस मास वाला कॉन्सेप्ट मैंने रोटेशनल ऑफ स्पेक्ट्रा जब पढ़ाया था उसके बारे में अच्छे से क्लियर किया था। तो म्यू की वैल्यू वहां से क्या आ रही थी, m1 इंटू में m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए के इक्वल होता है, वेयर m इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ द पार्टिकल या मास ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी जो भी हम लेंगे, a इज द एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से वो आगे फॉरवर्ड कर रही है। अच्छा, a क्या होता है, dv बाय में dt, ठीक है। v क्या होता है, dx बाय में dt, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या आ गया, d स्क्वायर d2 ऑफ x बाय dt स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास m क्या है, यहाँ पे रेफरेंस कर रहा है रिड्यूस मास को, उसकी जगह मैंने क्या रखा, म्यू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वांटिटी फोर्स के इक्वल है। यहाँ से ये जो क्वांटिटी हम लेके चले थे ये भी अपनी फोर्स के इक्वल है, तो दोनों को मैं क्या कंपेयर कर सकती हूँ। तो म्यू डी स्क्वायर एक्स अपन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स के इक्वल आ गया। यहाँ से डी स्क्वायर एक्स अपन में डी टी स्क्वायर क्या आ गया, के एक्स डिवाइडेड बाय में म्यू, ठीक है। इस के एक्स को मैं इधर ले आऊँगी तो डी स्क्वायर म्यू बाय में डी टी स्क्वायर प्लस के बाय में म्यू इंटू में एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होती है ना बेटा, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन होती है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट अभी मैं पढ़ा रही हूँ ये हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए एक्सप्लेन करो, ये डायरेक्ट उस फॉर्म में भी आ जाता है। तो आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं के बाय म्यू को पुट कर देती हूँ ओमेगा स्क्वायर, के बाय म्यू को मैंने क्या पुट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा मेरा किसके इक्वल आ गया, रूट ऑफ के अपॉन में म्यू, ठीक है। वेयर के इज द फोर्स कांस्टेंट एंड म्यू इज द रिड्यूस मास, ठीक है। तो इस इक्वेशन में मैंने ये वैल्यू पुट कर दी तो क्या बन गया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स इज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय में म्यू। तो म्यू ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय में म्यू। अच्छा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय में टी, 1 बाई टी क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू नोट, ठीक है। उन पार्टिकल की एटम्स की हम मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी म्यू नोट है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू नोट मैं रख सकती हूँ। तो 2 पाई म्यू नोट रूट ऑफ के बाय में म्यू, यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय में 2 पाई रूट ऑफ के बाय में म्यू।
ठीक है भाई। ये फ्रीक्वेंसी देखो, ये एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने अभी आपको बताई ना, फोर्स, न्यूटन लॉ, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल है इन द क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन, ये जो भी डेरिवेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये सारी एक्सप्लेनेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, अब इसका क्वांटम इफेक्ट भी पढ़ेंगे। ये क्वांटम मैकेनिकली हम इसको कैसे रीड करेंगे, क्वांटम मैकेनिकली इसका क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आया है, इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हम पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़ेंगे, स्क्रोडिंजर पर्टर्बेशन इक्वेशन। ठीक है, क्या है क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। अब देखो, जो पार्टिकल है, रिस्टोरिंग फोर्स लगने से उनके अंदर कोई उनकी जो डिस्टेंस है, उनकी पोजीशन है, वो जो चेंज हो रही है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगने से तो क्या है, जो उन पार्टिकल्स की पोजीशन में चेंज आ रहा है वो उसमें एक्सर्ट करेंगे एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में एक बहुत पुराना रिलेशन है, +1 में भी आ जाता है। मैं उसको यहाँ पे ड्राइव बिल्कुल नहीं करूँगी और ना इसको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे मैं आपको ये बता सकती हूँ, जैसे अपने पास मान लो तीनों डायरेक्शंस की पोटेंशियल एनर्जी है, UX, UY, UZ। ठीक है, तो अपने पास मान लो x डायरेक्शन का जो फोर्स है, नेगेटिव ऑफ dV में dx, इसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो Fy इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ करली V में करली x या dV में dx। ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने वही लिया है, F इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dV में dx, वेयर V इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमारे पास F इज इक्वल टू इतना है और F इज इक्वल टू हम लेके चले थे क्या, -kx। दोनों को कंपेयर कर लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा -dV में dx, वेयर V इज द पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना है भाई, dV में dx इज इक्वल टू में kx, माइनस से माइनस कैंसिल, तो dV इज इक्वल टू kx dx। ये इक्वेशन नंबर 6 होगी। अब इसको मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेट करूँगी। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 6, dV को इंटीग्रेट किया तो मेरे पास, और ये हो गया kx dx। dV को इंटीग्रेट करूँगी 0 से v तक ले लो तो ये v आ गया। ठीक है, k मेरे पास कांस्टेंट है, 0 से x dx। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, 0 से x। ठीक है, तो x की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूंगी तो v इज इक्वल टू ½ किसी भी वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स की, वाइब्रेटिंग एटम की जब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो वो आती है 1/2 kx², वेयर k इज अ फोर्स कांस्टेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट जो कि उन्होंने फॉर्म की है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, r माइनस का r0। ठीक है, नाउ अब देखो ये किस पे, हमारी कोई टाइम पे तो डिपेंड कर नहीं रही है। ठीक है, हाँ बेटे, तो क्या है भाई, नाउ स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट, स्क्रोडिंजर दो टाइप की इक्वेशन है, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें टाइम इंडिपेंडेंट लगानी पड़ेंगे क्योंकि ये जो हमारा प्रोसेस है वो टाइम पे तो डिपेंड कर नहीं रहा। ठीक है, और स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इक्वेशंस के बारे में आपने लास्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, क्वांटम मैकेनिक्स थी आपकी। ठीक है, और बेटा ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इक्वेशन काफ़ी डेरिवेशंस में हम इनको यूज़ करते हैं। तो नाउ स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, और ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है एक्स एक्सिस के ही अबाउट हो रहा है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट हो रहा है तो 1D वाली इक्वेशन लगाएंगे, इज गिवन बाय करली स्क्वायर साई बाय करली x² प्लस 2m h कट स्क्वायर e माइनस का v इंटू में साई इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दिया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 7 क्या थी, ये वाली, यहाँ पे v की वैल्यू ये आ गई थी तो e माइनस वी है, यहाँ पे मैं v की वैल्यू पुट कर दूंगी। तो यूजिंग 7 in 8 वी गेट करली स्क्वायर साई बाई करली x² प्लस 2m h कट स्क्वायर e माइनस वी की जगह मैंने रखा ½ इंटू में साई इज इक्वल टू 0। ऑन सॉल्विंग अबव द इक्वेशन एनर्जी आइगन वैल्यूज, बेटा इसका सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से करके आए हो, लास्ट क्लास में नहीं लास्ट सेमेस्टर में। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का जब सेमेस्टर हुआ था, वो जो 5th सेमेस्टर था उसमें क्वांटम मैकेनिक्स जो आपकी फिजिक्स थी उसमें आपने ये एक्सप्लेनेशन, ये डेरिवेशन यहाँ तक फाइंड आउट ज़रूर किया होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। ऑन द सॉल्विंग अबव इक्वेशन एनर्जी आइगन वैल्यूज फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर गिवन बाय En इज इक्वल टू n+1/2 h म्यू
नोट। ठीक है, म्यू नोट की वैल्यू हम पीछे फाइंड आउट करके आए थे, ये इक्वेशन नंबर 9 होगी। वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन इज कॉल्ड द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। n को हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ये ध्यान रखना है, ये आगे वाले आने वाले डेरिवेशंस में काम आएगा। तो n क्या है? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। म्यू नोट की वैल्यू हम पीछे फाइंड आउट करके आए थे, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट ऑफ k अपॉन में म्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम एनर्जी लेवल्स फाइंड आउट करेंगे। वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस्ड होते हैं, हमें कैसे पता है इक्वली स्पेस्ड होते हैं? देखो यहाँ पे मैं n की वैल्यू 0 रखूंगी तो e की वैल्यू E0 1/2, यानी कि ये n की वैल्यू 0 1/2 h म्यू नोट। ठीक है, इस एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है व्हाट इज 0 पॉइंट एनर्जी, तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए व्हाट इज 0 पॉइंट एनर्जी। अब n की जगह मैं 1 रखूंगी तो E1 ये क्या हो जाएगा? 1 + 1/2 3/2 h म्यू नोट। ठीक है, n इज इक्वल टू मैं 3 रखूंगी तो E2 5 ये क्या होगा? 2 + 1/2 5/2 h म्यू नोट एंड सो ऑन। इसी तरह आती चली जाएंगी। ये हमारे पास वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स आर डायटोमिक, आर डिस्क्रिएट एंड क्वांटाइज्ड। डिस्क्रिएट है और क्वांटाइज्ड है। अच्छा, मैं इनको इक्वली स्पेस्ड कैसे बोल रही हूँ? इक्वली स्पेस्ड मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है। जैसे मैं मान लिया E1 माइनस E नोट कर रही हूँ। E1 कितना है? h म्यू नोट माइनस 3/2, सॉरी ये है 3/2 और ये है 1/2 h म्यू नोट। तो मेरे पास कितना आ रहा है भाई? h म्यू नोट। ठीक है, इसी तरह मैं मान लो E2 माइनस E1 करूँगी। E2 5/2 h म्यू नोट माइनस 3/2 h म्यू नोट। ये भी क्या आएगा? h म्यू नोट। सबकी एनर्जी क्या आ रही है? h म्यू नोट, h म्यू नोट। तो ये एनर्जी लेवल्स कैसे हैं? इक्वली स्पेस्ड है। ठीक है, रोटेशनल वाले में हमने देखा था कि हमारी J की वैल्यू पर लाई कर रहे थे, J1 J2 J3 हमारे बढ़ते जा रहे थे, तो उनके बीच में क्या है? स्पेस भी इंक्रीज होता जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? इक्वली स्पेस्ड आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया, सबका जो डिफरेंस है वो h म्यू नोट के ही इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी ना उसके लिए जो सिलेक्शन रूल लेंगे वो +-n लेंगे। देखो जैसे n इज इक्वल टू 0 के लिए E इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 के लिए E1, n इज इक्वल टू 2 के लिए E2, n इज इक्वल टू 3 के लिए E3 एंड सो ऑन। इसी तरह होंगे। तो इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हम ट्रांजिशन करेंगे। मतलब n क्या हमारे पास वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। एक बार हम वो ट्रांजिशन करेंगे जब n की वैल्यू +1 आए, एक बार हम वो ट्रांजिशन करेंगे जब n की वैल्यू -1 आए। अब देखो 5 - 4 कितना आता है? 1। तो 5 से 4 पे है ट्रांजिशन। 4 - 3 1 आता है, ये भी ट्रांजिशन हो सकती है। 3 - 2 ये भी ट्रांजिशन हो सकती है। 2 - 1 ये भी ट्रांजिशन। 1 - 0 ये भी ट्रांजिशन हो सकती है। तो n+1 वाली तो हो गई। अब माइनस कब आएगा? 0 - 1 -1, 1 - 2 -1, 2 - 3 -1, 3 - 4 -1, 4 - E5 है ये -1। तो ये वाली ट्रांजिशंस इसमें हो सकती है, इनको हम बोलते हैं इक्वली स्पेस्ड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रीक्वेंसी देखो, एनर्जी लेवल्स है हमारे। एक एनर्जी लेवल्स ये है, मान लिया एक एनर्जी लेवल्स हायर एनर्जी लेवल्स है। एक हमारे पास n, एक n+1। तो एनर्जी लेवल इसके लिए En हो गया, इसके लिए En+1। अब हायर से लोअर में जंप करेगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा किसको? एक फोटोन को। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी है h म्यू। तो En हमारा था n+1/2 h म्यू नोट। ठीक है, तो E हमारा क्या है? कितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है? वो h म्यू एनर्जी का। ठीक है, h म्यू एनर्जी का। तो E इज इक्वल टू h म्यू। कितना डिफरेंस ले रहे हैं? हायर टू लोअर। En+1 माइनस का 1, हायर से लोअर में जंप कर रहा है ना, तो En+1 माइनस का n, En+1, n की जगह n+1 रखूंगी तो n+1 +1/2 h म्यू नोट। En की जगह -n+1/2 h म्यू नोट। h म्यू नोट दोनों में है। ठीक है, मैंने n+1 +1/2 -n -1/2 ये कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 बच गया। यानी कि h म्यू किसके इक्वल आ गया? h म्यू नोट के। यहाँ से h कैंसिल, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट आ गया। यानी कि उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी जितनी म्यू नोट के लिए हमने ली थी, 1/2 पाई रूट ऑफ k अपॉन में म्यू। यानी कि म्यू अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा निकाले वो फ्रीक्वेंसी इक्वल आ रही है एब्जॉर्प्शन। एमिशन क्या होता है? मान लिया ये हमारा लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल n+1। यहाँ से जब लोअर से हायर में जंप करेंगे इसे बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा, हायर टू लोअर जंप करेंगे इसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इस टाइम जो इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है और इस टाइम जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल है। ठीक है,
दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द रेज ऑफ इंफ्रारेड रीजन, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इंफ्रारेड रेंज या फिर इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। इंफ्रारेड रीजन वो रीजन होता है जिसे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना अपने पास, जक्सू VIMR, तो जो विजिबल रीजन है उसको ही ह्यूमन आइज देख सकती है, ठीक है। हम उनको, जो इसके अलावा जितने भी रीजन्स हैं उनको हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, ठीक है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।